दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएस सर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की प्रमुख खबरों को डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है। यूपी बोर्ड के कई राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के पद हैं रिक्त, शिक्षकों का समायोजन आदेश करके भूल गए हैं अफसर। क्या है खबर, जान लेते हैं इसे विस्तार से। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र 2023-24 शुरू होने जा रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए शासन के विशेष सचिव शंभू कुमार ने 22 जुलाई 2022 को सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया था, लेकिन 7 महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद समायोजन नहीं किया जा सका है। इसका सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हो रहा है, क्योंकि ऊपर तक पहुंच रखने वाले शिक्षकों ने तो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जुगाड़ से तैनाती पाली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां सालों से शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी। यह स्थिति तब है जब राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 10,322 पद खाली पड़े हुए हैं। थोड़ा और नजर डालते हैं इससे जुड़े हुए आंकड़ों पर। 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र 2023-24। 22 जुलाई को विशेष सचिव ने जारी किया था आदेश, लेकिन उस पर नहीं हुआ अभी तक अमल। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,322 पद खाली। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई हो रही, इससे प्रभावित सरकार की भी नज़र अभी इस पर नहीं पड़ रही है। शंकरगढ़ के जीजीआईसी में 12 में से 10 पद हैं खाली। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शंकरगढ़ में शिक्षकों के 22 पदों में से 10 पद खाली हैं। इंटर में गणित, भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान के प्रवक्ता नहीं है। तो हाई स्कूल में गणित व विज्ञान विषय के लिए शिक्षकों के 2-2 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं राजकीय हाई स्कूल सोनबेडांडी में सहायक अध्यापकों के स्वीकृत 7 में से आधे से अधिक पद यानी 4 पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ 2-2 पदों के सापेक्ष 3-3 है शिक्षक। राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में 96 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें 4 ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके विषय कॉलेज में पढ़ाए ही नहीं जाते। वहीं संगीत और शहरी शिक्षा के लिए स्वीकृत सहायक अध्यापक एलटीगेट के 2-2 पदों के सापेक्ष 3-3 शिक्षक तैनात किए गए हैं। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार अभी इतनी संवेदनशील नजर नहीं आ रही जितना उसे वास्तव में होना चाहिए। जिस तरीके से नई शिक्षक भर्ती को न देना, एलटीगेट शिक्षक भर्ती 5 साल के बाद भी नहीं जारी करना, इस तरीके की समस्याएं लगातार प्रदेश में बनी हुई हैं और उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी शिक्षा व्यवस्था इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। अब देखना है कि इस तरीके की लापरवाही बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग में कब तक जारी रहेगी। सरकार कब अपनी आंखें खोलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। अब देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर। अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर 28 चयन का किया गया है निरस्त। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन न करने पर शासन ने 28 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने कार्रवाई की है। इससे पहले 3 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था, यानी कुल मिलाकर अब तक 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2017 में विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग ने वर्ष 2021 में भर्ती का परिणाम जारी किया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई गई, लेकिन 32 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। उनके ज्वाइन न करने से महाविद्यालयों में पद खाली चल रहे थे। इस मामले में एक अभ्यर्थी ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी थी। मामला कोर्ट में जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे जिन्होंने चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। 32 चयनितों की लिस्ट मिलने के बाद 24 फरवरी 2023 को उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से चयनितों को नोटिस जारी किया गया। 15 दिनों में ज्वाइन नहीं किया तो चयन निरस्त किया जाएगा। नोटिस की मियाद पूरी होने से पहले 32 में से केवल एक अभ्यर्थी ने ही ज्वाइन कर लिया है। तो साथियों, ये थी बड़ी कार्रवाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर पर 28 चयनित अभ्यर्थियों को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की थी और विद्यालय को ज्वाइन नहीं किया था। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है, चयनित लेखपालों के लिए बड़ी खबर है। वर्ष 1996 तक चयनित लेखपाल बनाए जाएंगे राजस्व निरीक्षक। वर्ष 1996 तक चयनित राजस्व लेखपाल संग्रह अमीन और भू अर्जन अमीन को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाएगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए वरिष्ठता निर्धारित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिषद ने राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए लेखपालों की वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक की वार्षिक प्रविष्टियों एवं संबंधित लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, अभियोजना, सतर्कता जांच की सूचना,
जिला अधिकारियों से मांगी गई है। लेखपालों की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली 1991 के तहत संबंधित मंडल के आयुक्त संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारित करेंगे। लेखपालों के मूल अभिलेख प्रमाणित प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में परिषद में जमा कराने के लिए जिलावार तिथि भी निर्धारित की गई है। लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव व सीतापुर के लेखपालों का रिकॉर्ड 11 अप्रैल तक पेश करना होगा। वहीं अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, महुआ, बलिया के लेखपालों का रिकॉर्ड 12 अप्रैल तक और बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती के लेखपालों का रिकॉर्ड 15 अप्रैल तक पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी कार्रवाई है और बहुत अच्छी खबर है 1996 तक चयनित लेखपालों के लिए, क्योंकि अब उनका प्रमोशन होने जा रहा है और उन्हें राजस्व निरीक्षक बनाया जाने वाला है। तो अच्छी खबर है उन सभी लेखपालों के लिए जो 1996 तक चयनित हैं। अब उन्हें पदोन्नति का लाभ मिलेगा और बन जाएंगे राजस्व निरीक्षक। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल देर शाम को कैबिनेट मीटिंग की गई और उसके बाद जो बड़ी अपडेट वहां से निकल करके आई, हालांकि खास युवाओं के लिए वहां पर कुछ निकल कर नहीं आया है कैबिनेट मीटिंग से। केवल मेन मुद्दा उसमें जो उठाया गया वो था स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के किस तरीके के आगे का प्रोसेस अपनाया जाए। केवल युवाओं को अगर वहाँ से कुछ मिला है वो मिला है 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन बटेंगे। लखनऊ, राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख को स्मार्टफोन देने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दी गई है। बाकी उम्मीद की जा रही थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के कैबिनेट मीटिंग में विस्तृत चर्चा की जाएगी, लेकिन इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार ने हम सभी को ठेंगा दिखा दिया है और कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। निकाय चुनाव आरक्षण की अधिसूचना आज होगी जारी। खबर जान लेते हैं विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश को बुधवार को देर रात मंजूरी दे दी। इसके साथ ही नगर निगम, मेयर, पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। नगर विकास विभाग द्वारा गुरुवार को सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है। इस पर आपत्तियों के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। इसके निस्तारण के 2 दिनों के बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद किसी भी समय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव में पिछड़ों को समुचित आरक्षण देने के लिए सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम 1959 में सुसंगत संशोधन किए जाने संबंधी अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी देते हुए राज्यपाल को भेजने की सिफारिश की गई थी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का समुचित लाभ दिया जाना है। हाई कोर्ट के आदेश पर स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। आयोग ने इसके पहले 9 मार्च को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को मान्य भी कर दिया है। और इसी के चलते आप सभी को बता दें, अब नए तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन निकाय चुनाव में लागू किया जाएगा और उसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, आप सभी को बता दें, कल एक न्यूज़ जो थी यूपीआई पेमेंट को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी। हालांकि लास्ट में उसे खंडन कर दिया गया सरकार की तरफ से कि यूपीआई भुगतान पर ग्राहकों को नहीं देना होगा शुल्क। जो सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही थी कि यूपीआई से पेमेंट करने पर आप सभी को देना होगा शुल्क, लेकिन जानते हैं क्या है खबर, कैसे है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए भुगतान पर 1 अप्रैल से अतिरिक्त शुल्क की खबरों के बीच एनपीसीआई ने कहा है कि यह सुविधा पूरी तरीके मुक्त है, इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा है कि बैंक से बैंक के बीच भुगतान पर कोई शुल्क नहीं है। हालांकि इंटरचेंज शुल्क केवल प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई मर्चेंट पर ही लगेगा। पीपीआई के जरिए 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर 1.1% का शुल्क लगेगा। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, आप सभी लोगों को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति को लेकर के अंतिम वरिष्ठता सूची को लेकर के लगातार कार्य किया जा रहा है और उसी में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की निर्गत वरिष्ठता सूची में व्याप्त गंभीर खामियां और त्रुटियों को अविलंब दुरुस्त करने के संबंध में महानिदेशक का विस्तृत शासनादेश जारी हो चुका है और जल्दी इसमें सुधार करके आगे की कार्रवाई के लिए इसे बढ़ा दिया जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश को निर्गत करते हुए कहा गया है। विषय है, आप सभी लोग देख सकते हैं, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की निर्गत वरिष्ठता सूची में व्याप्त गंभीर खामियों त्रुटियों को अविलंब दुरुस्त करने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय श्री अब्दुल रशीद, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद अमेठी के पत्र दिनांक
13/3/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के निर्गवस्तता सूची में व्याप्त गंभीर खामियों त्रुटियों को अविलंब दुरुस्त करने के संबंध में है। अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में परीक्षणोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 1 सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें। विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल। और क्या अनियमितता से संबंधित लेटर भेजे गए थे, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। जिस तरीके से लेटर दिए गए थे उसी के क्रम में ये शासनादेश जारी किया गया है डीजी साहब की तरफ से। तो साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं, इतनी सारी शिकायतें मिलने के बाद उसके निस्तारण को लेकर के विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही आप सभी को अनंतिम के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची देखने को मिलेगी और उसके बाद आगे पदोन्नति की प्रक्रिया उम्मीद की जा रही है कि 30 अप्रैल तक निर्धारित समय के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरकुंजी मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। 1 अंक देने के मामले में 10 दिन में जवाब दे बेसिक शिक्षा विभाग। सरकार जानते हैं खबर को विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पिछली तारीखों में याचिका को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में 1 अंक देने में कितना समय लगेगा। तो साथियों, अब कुल मिलाकर के 10 दिन के अंदर पीएनपी सचिव को एक बार पुनः जवाब दाखिल करना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रोसेस आगे बढ़ाया गया और कब तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि आप सभी को बता दें, 13/156 वाले मामले में सिंगल बेंच से जो ऑर्डर आया है उसी के कारण आंसर के प्रकरण वाले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रुकी हुई है। लेकिन अब देखते हैं क्या बेसिक शिक्षा विभाग इस पर कोई अलग तरीके से रणनीति निकालते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके 10 दिन में जवाब में क्या अपना पक्ष रखता है कोर्ट में। जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से पूरी तरीके से निरस्त किए जाने के बाद 6800 चयनितों का लगातार प्रयास जारी है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे अधिकारियों से मुलाकात हो। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 मार्च को एक बड़ा धरना प्रदर्शन बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर किया गया था और उसके बाद में एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उनसे बात की और उनका पक्ष पूरी तरीके से जाना और उन्हें पूरी तरीके से आश्वासन दिया था और 20 दिन का समय मांगा था। कहा था 20 दिनों का आप हमें समय दीजिए, आप सभी लोगों के मामले पर विस्तृत विधिक सलाह लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, 6800 में चयनित भाई बहन बिल्कुल भी परेशान नहीं है और बिल्कुल भी शांत नहीं बैठे हैं। अपनी नियुक्ति को लेकर के काफ़ी चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कल साथियों के द्वारा डीजी सर से मुलाकात की गई तो डीजी सर ने स्पष्ट कह दिया कि अभी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के असमंजस में है। यानी अभी बेसिक शिक्षा विभाग ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि लिस्ट सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग रिविजिट की जाए या सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी में चैलेंज किया जाए। 6800 के फेवर को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आप सभी लोगों ने देखा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी यही बात कही थी कि उस पर विधिक सलाह ली जा रही है और जो सिंगल बेंच का आर्डर है उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। लेकिन साथियों, कितने दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, क्योंकि 1 महीने का समय बीतने के बाद हम डीबी जाने का चांस तो खो ही देंगे। और उससे पहले आपको बता दें, क्या बेसिक शिक्षा विभाग इस पर कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएगा, देखना ये होगा। लेकिन डीजी सर से मुलाकात के बाद जो स्पष्ट हुआ है वो यही है कि बेसिक शिक्षा विभाग अभी असमंजस की स्थिति में है। एजी महोदय की उपस्थिति के बाद और एजी महोदय का क्या मत रहेगा सिंगल बेंच के आर्डर पर, उसी के अकॉर्डिंग बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। अब देखना है, एजी सर इस मामले में विधिक सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और उनकी तरफ से सिंगल बेंच के आर्डर पर बेसिक शिक्षा विभाग को क्या सलाह दी जाती है या क्या विधिक कार्रवाई के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि एजी महोदय जो भी सलाह देंगे बेसिक शिक्षा विभाग को सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के, चाहे लिस्ट रिविजिट करने को दें या जो है डीबी जाने को दें, जल्द ही इस पर डिसीजन एजी महोदय को देना होगा और सलाह देनी होगी बेसिक शिक्षा विभाग को, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों का जो है कहीं ना कहीं सरकार बचाव कर सके और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सके। वहीं आपको बताते हैं 6800 के चयनित भाई बहन कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब अपनी नियुक्ति के लिए इतना परेशान है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा ये कदम 6800 में चयनित भाई बहनों के लिए कितना घातक हो सकता है या कुछ अपने व्यक्तिगत लाभों को लेकर के 13/156 वाले अभ्यर्थियों के साथ डीबी जाने की तैयारी कर चुके हैं और डीबी में याचिका से कनेक्टेड भी हो गए। तो ऐसे सभी साथी 6800 लिस्ट वाले जो
6800 की लिस्ट में थे उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी याचिका से ना जुड़ें और अभी अपने आप डीबी जाने की तैयारी ना करें, वरना अपने पैरों पे अपने हाथ कुल्हाड़ी मारने वाली ये बात हो जाएगी। क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि अगर कोर्ट से बाहर ही किसी तरीके से इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाकर हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे बेसिक शिक्षा विभाग, तो वो बेहतर रहेगा। वरना अगर डीबी जाना भी पड़ेगा तो सरकार पहले डीबी जाए 6800 को डिफेंड करने के लिए, उसके पीछे पीछे 6800 में चयनित भाई बहनों को जाना होगा। तो सभी 6800 भाई बहन एकजुट रहें, संगठित रहें, किसी को आपस में फूटना नहीं है, क्योंकि अगर आप बिखर गए तो संगठन में ही शक्ति होती है और अलग अलग कोई शक्ति नहीं है। और अगर आप इस तरीके से अकेले अकेले डीबी जाने के लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं 6800 क्या है, आपको कुछ नहीं मिलेगा और सब कुछ इतनी मेहनत की गई, इतने आंदोलन से आपकी लिस्ट आई थी, वो सारा कुछ आप सभी लोग अपने हाथों से खो देंगे। तो देखना ये है क्या एजी महोदय लिस्ट रिविजिट करने की सलाह देंगे सिंगल बेंच के आर्डर पर, या सरकार को डीबी में लेकर के जाएंगे। एजी महोदय की विधिक सलाह पे अब सब कुछ निर्भर है। अब देखना है उनकी क्या सलाह निकल कर सामने आती है और बेसिक शिक्षा विभाग उस पर कितनी जल्दी अमल करता है। उम्मीद करते हैं जो भी डिसीजन आएगा, एजी महोदय की जो भी सलाह होगी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हितों में ध्यान में रखते हुए होगी, चाहे लिस्ट रिविजिट करने के लिए बोला जाए या डीबी जाने को लेकर के। उम्मीद करते हैं जल्दी सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले में एक बड़ा कदम उठाएगी और 6800 में चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।